सर पीरियोडिक टेबल के अंदर जितनी सारी चीज़ें होती है सब कुछ ही रिवीजन कर लेते हैं और ढंग से रिवीजन करते हैं। आज जब स्टार्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट होती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो है वो बेस्ड है मॉजले एक्सरे एक्सपेरिमेंट पे। उन्होंने बताया फ्रीक्वेंसी का अंडर रूट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मेटल के एटॉमिक नंबर के, जिससे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट की, वो पीरियोडिक फंक्शन है एटॉमिक नंबर के। पहले माना जाता है एटॉमिक मास के है, बट इन्होंने बताया एटॉमिक नंबर के, और इसके हिसाब से फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनी। यहाँ पे इनर्ट गैसेस का आपको मालूम होना चाहिए कि हीलियम 2, नियोन 10, 18, 36, 54 और फिर 86 रेडॉन। ये पीरियड नंबर 5th है, 4th है, 3rd है। थर्ड ये स्टार्ट होता है हमारे पास सोडियम से स्टार्ट होता है ये थर्ड पीरियड, मैं थर्ड पीरियड बोलूँगा इसको। और ये आगे ऐसे ऐसे जाता है। सोडियम के बाद सोडियम के बाद आएगा मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और फिर आएगा आर्गन। ये थर्ड पीरियड। फिर यहाँ से फोर्थ पीरियड के अंदर डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाते हैं, यानी यहाँ पे आ जाएगा पोटेशियम, कैल्शियम, फिर शक्ति, वक्रमण, फिकोनिकुजन, ठीक है ना। और ये आपको क्लियर होना चाहिए कि एस ब्लॉक फर्स्ट और 2 ग्रुप, डी ब्लॉक 3 और 12 ग्रुप, 3 से लेकर 12 ग्रुप जो होता है वो डी ब्लॉक का होता है। पी ब्लॉक 13 से लेकर 18 ग्रुप तक होता है। और एफ ब्लॉक जो होता है वो थर्ड ग्रुप होता है। एफ ब्लॉक के अंदर देख लो 58 से लेकर 71 तक आ रहे हैं, वो लेंथेनॉइड है। 90 से लेकर 103 तक आ रहे हैं, एक्टिनॉइड सीरीज के हैं। किसी भी एलिमेंट का ग्रुप निकालना चाहते हो ये दोनों जोड़ दो उसके अंदर, जेड में एटॉमिक नंबर में 18 जोड़ दो और उसमें से नेक्स्ट नॉट गेट को माइनस फ्लो ग्रुप आ रहा होगा। ये एफ ब्लॉक के लिए नहीं लगता है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है एफ ब्लॉक के लिए नहीं लग रहा है। ऐसे आप सिंपल तरीके से निकाल सकते हो। ये ध्यान रखना 104 के बाद जो भी आ रहे होंगे एलिमेंट, उनका बस लास्ट का 2 जो डिजिट होता है उसका ग्रुप नंबर बता रहा होगा। आ जाओ आगे देखते हैं। ये बहुत अच्छे तरीके से मालूम होना चाहिए कि पहले के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट है, फिर 8 8, यहाँ पे 18 हो गए, चूंकि फोर्थ पीरियड से डी ब्लॉक आ गए ना, और डी ब्लॉक के अंदर 10 एलिमेंट होते हैं, तो 18 18 2 में चलती है डी ब्लॉक। यहाँ पे एफ ब्लॉक आ गए तो 41 एक्स्ट्रा आ गए, तो इसमें 14 जोड़ोगे तो 32 हो जाएगा। और फिर एफ एफ 2 जगह चलता है। आगे अपन मूव करते हैं। इसको वेरी शॉर्ट पीरियड बोलते हैं। शॉर्ट पीरियड, फर्स्ट लॉन्ग पीरियड, सेकंड लॉन्ग पीरियड, फर्स्ट लॉन्गेस्ट पीरियड, सेकंड लॉन्गेस्ट पीरियड। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हमें मालूम है तो बताओ हम कैसे निकालेंगे उसका ग्रुप पीरियड वगैरह। चलो देख लो, अगर मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है पी के अंदर तो वही उसका मतलब पी ही वो सबसेल से बिलोंग कर रहा होगा, पी ब्लॉक से बिलोंग कर रहा होगा, ये क्लियर है बस। और इलेक्ट्रॉन एन पी के अंदर है और एन पी में एन जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो वो नो डाउट पी ब्लॉक से ही बिलोंग कर रहा होगा। ये चीज़ क्लियर है, पहली चीज़। और ग्रुप उसका निकालने के लिए पहले 10 एलिमेंट डी के थे और एस के 2 थे, दोनों 12 जोड़ दो, 12 जोड़ दोगे और एन पी के इलेक्ट्रॉन तो हमारे पास आराम से ग्रुप उसका मिल रहा होगा। ठीक है, आगे अपन मूव करते हैं। मान लो एस ब्लॉक कैसे निकालेंगे, इस ब्लॉक कैसे कंफर्म करेंगे। अगर एन एस में इलेक्ट्रॉन है, n-2 एफ में नहीं है, n-1 डी में नहीं है, तो एस ब्लॉक का होगा। डी ब्लॉक के लिए क्या करेंगे हम सर, डी ब्लॉक के लिए एन एस में तो होना ही चाहिए, n-2 एफ में नहीं होना चाहिए, और n-1 डी में है, और ऐसे करके जहाँ तक है, या फिर n-2 एफ में है 14 और फिर डी के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, 3 2 से ज़्यादा हैं तो डी ब्लॉक के अंदर होगा। 1 है तो उसमें डाउट हो जाएगा हमें, मतलब सस्पिशन है थोड़ा। एफ चेक करते हैं, एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन है क्या। 0-1 है और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन है 7 है, मान लो 14 या कुछ भी है, 0-1 है तो एफ ब्लॉक। एन एस तो होना ही चाहिए। डी के अंदर 0-1 है और एफ के अंदर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो एफ ब्लॉक। एक बार और क्लियरिटी, डी ब्लॉक के लिए एन एस के अंदर इलेक्ट्रॉन है और n-1 डी के अंदर इलेक्ट्रॉन है और एफ के अंदर है तो 14 है और डी के अंदर 2 से ज़्यादा है तो डी ब्लॉक का होगा। ये सारी चीज़ें इधर लिखी हुई हैं, ये ध्यान दोगे थोड़ा सा। हमारे पास मेटलॉइड क्या होते हैं, बस से गए ऑस्ट्रेलिया, सब ठीक 8 बजे पहुँचे। बस से गए ऑस्ट्रेलिया, सब ठीक 8 बजे पहुँचे। टिलेनियम और पोलोनियम मेटलॉइड, ये सब मेटलॉइड होते हैं, ऐसे आप ध्यान रखोगे। बस से गए ऑस्ट्रेलिया, सब ठीक 8 बजे पहुँचे। आगे बढ़ते हैं, हम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे जेड इफेक्टिव क्या होता है। जेड इफेक्टिव होता है कि एक्चुअली में आइसोलेटेड गैसेस में अंदर आइसोलेटेड गैसेस एटम के अंदर जो लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे एक्चुअली में इफेक्टिव चार्ज, इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है उसको हम जेड इफेक्टिव बोलते हैं, ठीक है ना। इफेक्टिव फोर्स कितना लग रहा है, कूलम्बिक फोर्स होता है ऑफकोर्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करता है वो, उसी को हम बोलते हैं जेड इफेक्टिव है। उसका अगर एक इलेक्ट्रॉन के लिए तो जो डायरेक्टली वो फील करेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन इसमें तो कुछ शील्डिंग भी कर रहे होंगे ना वो भाई, तो उसको हटा दो आप। आगे जब देखोगे तो ये कुछ शील्डिंग कर रहे हैं तो इनको हम हटा देंगे, शील्डिंग इफेक्टिव इनका। तो जेड इफेक्टिव कितना लग रहा है और उतना आप ले लो, उसके हिसाब से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आ रहा होगा। शील्डिंग इफेक्ट आप देख रहे हो, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर देखोगे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं एक पीरियड टेबल के अंदर तो जेड इफेक्टिव बढ़ती है, बट एस और पी ब्लॉक के अंदर जब हम नीचे जा रहे होते हैं सर तो हमारा जेड इफेक्टिव कांस्टेंट रहता है, बट सेल नंबर बढ़ता है, इसलिए हमारे पास एटॉमिक साइज बढ़ती है। एस और पी ब्लॉक के अंदर हम वही बताया कि रिमेन कांस्टेंट जेड इफेक्टिव, बट नीचे जाने में बढ़ती है। एटॉमिक रेडियस देखो, 2 हमारे पास चैलेंजेस थे निकालने के लिए, गैसियस एटम चाहिए और दूसरा इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, वेव के फॉर्म में है। इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी नहीं है, एक वेव है और आइसोलेटेड गैस सिस्टम में बहुत मुश्किल है मिलना। इसीलिए इन 2 चैलेंज को ओवरकम करने के लिए मान लिया बॉन्डेड एटम में हम देख लेते हैं। इसलिए हमने 3 रेडियस डिफाइन करी, कोवेलेंट रेडियस,
कोवेलेंट रेडियस के अंदर क्या होगा सर, बॉन्डेड एटम सिंगल कोवेलेंट बॉन्डेड होने चाहिए। नॉन मेटल के लिए ऑफ कोर्स डिफाइन होगा, कोवेलेंट बॉन्ड मतलब नॉन मेटल ही बनाते हैं। और दूसरी चीज़, सिंगल कोवेलेंट उनके बीच में होना चाहिए, होमोजीनियस एटम होने चाहिए, ठीक है ना। इसके अंदर हम देखेंगे तो होमोजीनियस एटम है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसके अंदर हमने ये डबल बॉन्ड। अच्छा, कार्बन के लिए हम डायमंड भी यूज कर सकते हैं, आप ये ध्यान रखोगे। और कार्बन के अंदर ये देख रहे हैं सिंगल बॉन्ड है, कार्बन का अंदर होमोजीनियस एटम है, इसको यूज कर सकते हैं। नाइट्रोजन के लिए हाइड्रोजन आप यूज करिए, NH2 होता है ना। कोवेलेंट रेडियस जो होता है कुछ ओवरलैपिंग हो, हमेशा एक्चुअल रेडियस से कम आता है। और आप ये ध्यान रखोगे मेटेलिक रेडियस हमेशा एक्चुअल रेडियस के बराबर होता है, चूंकि इसके अंदर ओवरलैपिंग नहीं है। मेटेलिक रेडियस एक्चुअल रेडियस के बराबर होता है, ठीक है। आगे जब मूव करते हैं तो हम देखते हैं मेटेलिक रेडियस एक्चुअल रेडियस के बराबर होता है। वंडल वार रेडियस क्या होता है, सबसे पहले आप एटम को कूल डाउन करिए, फिर उनके बीच में गैप बन जाएगा, क्योंकि वो कोवेलेंट या आयोनिक कैसे बॉन्डेड नहीं है ना, आयोनिक या मेटालिक कोवेलेंट बॉन्डेड नहीं है, तो बीच में गैप है नहीं, बॉन्डल वॉल जो होगा सबसे ज़्यादा होगा। सर नोबल गैसेस कहीं से भी हमें बॉन्ड बनाते हुए नहीं मारे जाएंगे, नहीं उनके लिए वंडर वॉल रेडियस डिफाइन होगा। और रेडियस में देखा जाए तो वंडर वॉल ही सबसे ज़्यादा होगा, क्योंकि गैप था बीच में, मेटालिक एक्चुअल था, ये तो ओवरलैपिंग की वजह से कम हो जा रहा था। हम देखेंगे एटॉमिक रेडियस में कैसे, हम देखेंगे इधर साइड में जाते हैं तो जेड इफेक्टिव बढ़ता है, साइज छोटा होगा, यानी साइड में जाने से साइज छोटा होगा, बट इसका नॉर्मली इसलिए ज़्यादा होगा क्योंकि वंडर वॉल रेडियस हम इसका देख रहे हैं। क्लियर हो रही बात, ठीक है। इसमें भी हम देखेंगे साइड में जाने पे हमारे पास साइज क्या हो रहा है, घटना चाहिए था, घट रहा है, चूंकि जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है ना, ज़्यादा खींचेगा तो साइज छोटा हो जाएगा, बट इसका नॉर्मली ज़्यादा है, चूंकि ये नोबल गैस है और इसका वंडर वॉल रेडियस डिफाइंड है। आगे बात करते हैं ग्रुप के अंदर भी नीचे जाने पे सर क्या होगा, जेड इफेक्टिव सेम रहेगा, मैंने वही बताया था। एस और पी ब्लॉक के अंदर जेड इफेक्टिव रिमेन कांस्टेंट, एस और पी ब्लॉक के अंदर जब नीचे जाते हैं तो, बट सेल नंबर इंक्रीज हो रहा है इसलिए साइज बढ़ेगा, नीचे जाने पे सेल नंबर बढ़ रहा है, साइज बढ़ा। बट एक्सेप्शन कहाँ पे आएगा सर, ग्रुप 12 तक तो डी ब्लॉक था, ग्रुप नंबर 13 में हमने जब देखा तो हमारे पास वहाँ पे कहीं ना कहीं पी ब्लॉक स्टार्ट हो गया। और थर्ड और फोर्थ पीरियड में डी ब्लॉक की एंट्री आ गई, ये लोअर शिल्डिंग करते हैं तो साइज छोटा हो रहा होगा, इसको हम डीकंस्ट्रक्शन बोलते हैं। ये हमारा थर्ड पीरियड था और ये फोर्थ पीरियड है। फोर्थ पीरियड के अंदर हम देखेंगे गैलियम डीकंस्ट्रक्शन की वजह से इसकी साइज छोटी हो जाएगी, तो यहाँ पे एल्युमिनियम की साइज इससे नीचे जाने पर ऑफकोर्स बढ़ने की, सेल नंबर बढ़ने की वजह से, बट इसकी कम हो गई। और वैसे यहाँ पे एफ के लिए हो रहा होगा 5 पीरियड, ये तो दोनों डी हैं, और फिर यहाँ पे 6 पीरियड जब इंट्रोड्यूस हो रहा होगा तो हमारे पास एफ ब्लॉक आएंगे और इसकी वजह से साइज इन लोगों की ऑलमोस्ट बराबर हो जाती है। आगे मूव करते हैं, सबसे स्ट्रॉन्ग होता है डी कॉन्ट्रैक्शन, फिर होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, सबसे कम नीचे आने पे स्ट्रॉन्ग होता जाता है ना, इसका बाप है ये, ठीक है ना। डी कॉन्ट्रैक्शन का बाप है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, उसका भी बाप है एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, बस क्लियर रखोगे। निगेटिव चार्ज ज़्यादा है, साइज बड़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, साइज छोटा होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन है। आगे बढ़ते हैं, अगर ऑक्सीडेशन स्टेट देखो ज़्यादा है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, ऑक्सीडेशन ज़्यादा है तो इसकी साइज सबसे छोटी होगी, इस पर कम है साइज बड़ी होगी। हम ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये ध्यान रखो कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी अगर इलेक्ट्रॉन दो सब में सेम है तो जिसका जेड ज़्यादा होगा, एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा, उसकी साइज सबसे ज़्यादा छोटी होगी। ये फील भी कर सकते हो आप, इसका जेड कम है ना और सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इसके अंदर प्रोटॉन्स कम है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, साइज बड़ा है, इसके अंदर प्रोटॉन्स भी ज़्यादा है भाई, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो उससे आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड होता है, यानी एटॉमिक नंबर के इन्वर्सली, जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसकी साइज सबसे छोटी हो जाएगी। आयोनाइजेशन एनर्जी, सबसे पहली बात, 3 बातें मैं बोलूँगा। पहली बात, ये ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है क्या? दूसरी बात, ऑलवेज एंडोथर्मिक होता है, जिससे भी इलेक्ट्रॉन निकालोगे हमेशा एनर्जी देने से, उसकी चीज़ लोगे तो उसको एनर्जी देनी पड़ेगी, और उसको जब इलेक्ट्रॉन दोगे तो वो खुश होकर आपको एनर्जी देगा। यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो जनरली देखोगे एक्सोथर्मिक होती है। नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, बेरिलियम, मैग्नीशियम और नोबल गैसेस के लिए कहीं ना कहीं ये एंडोथर्मिक होगी, यानी इलेक्ट्रॉन उनको देना चाहते हैं तो हम साथ में एनर्जी भी देना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आयोनाइजेशन एनर्जी हमेशा ही एंडोथर्मिक होगी, ये चीज़ समझ में आ रही है आपको? हमेशा एंडोथर्मिक, यानी उसको अगर हम इलेक्ट्रॉन उससे निकालना चाहते हैं तो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। सक्सेसिव में जहाँ गैप ह्यूज दिखे तो वहाँ पे समझो हमने, मतलब इनर सेल में हम घुस रहे हैं। आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात कि पेनिट्रेशन इफेक्ट में डिपेंड करती है, तो जिसका देख लो आप अंदर वाले हैं, एस वाले NH2 हो गया, तो उससे निकालना ज़्यादा मुश्किल होगा। और अगली चीज़ एक की ग्रुप नंबर 13 और 14 में थोड़ा सा एक्सेप्शन आता है। ग्रुप नंबर 13 में आप ये ध्यान रखोगे, ग्रुप नंबर 13 में कि W से आप उसको याद रखिए, W से, और ग्रुप नंबर 14 को आप ऐसे याद रखिए। यहाँ पे ग्रुप नंबर 13 आता है बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, और ग्रुप नंबर 14 गंद का ऐसे जो सुनो पार्वती, ऐसे करके। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी, W और ये वाला, ठीक है, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला, इसका ये सीक्वेंस हो जाएगा, ये इसके बाद ये फिर ये फिर ये फिर, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे, तो जर्मेनियम का दी क्या, हम नीचे जाने पे क्या होना चाहिए, आयोनाइजेशन सेल निकालना आसान है, घटना चाहिए, घट रहा है, बट ये ट्रेंड आ गया, इसमें घट रहा है, बट ये ट्रेंड किस हिसाब से घटेगा, आगे जाओ। यहाँ पे ह्यूज गैप देखिए, इनर सेल में हम जा रहे हैं,
डिपेंड करता है, हाफ फील्ड हो गया, पेनिट्रेशन पावर पे भी डिपेंड करता है, NH2 की ज़्यादा होगी। यानी हम देखें बेरिलियम और बोरोन में ये है 2:2। अच्छा एक मैंने चीज़ तुमको बताई या नहीं कि मान लो अगर मैं मानूँ मैं 4th पीरियड में आ रहा हूँ तो आर्गन तक मैं मानता हूँ फिल है क्या, यानी 4:2 से हम स्टार्ट करेंगे आर्गन तक, यानी 3 पीरियड तो फुल फिल है ना, तो 4th पीरियड से 4:2 से हम स्टार्ट कर रहे होंगे ना, और फिर इसके अंदर आप भरते जाओ ऐसे N-2 N-1D और NP से आप भरते जा सकते हो। ये हाफ फील्ड है क्या, हाफ फील्ड की वजह से ऑक्सीजन से इसकी ज़्यादा हो गई। साइड में जाने से क्या होनी चाहिए थी, जेड इफेक्टिव ज़्यादा है, निकालना मुश्किल होना चाहिए था, बट इससे इसकी ज़्यादा मुश्किल हो गई। देखो मुश्किल हो रहा है, जनरली यही है, नीचे इधर हाइड्रोजन की सबसे ज़्यादा होगी, इससे निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज़्यादा होती है। इलेक्ट्रॉनिक डिफाइन कैसे होती है, पॉलिंग स्केल, फ्लोरीन की 4.0 होती है, ठीक है, आते हैं उस पर, ठीक है, हाफ फील्ड है। आगे अगर कुछ नहीं है, इधर देखो एक एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकाल दिया, अब इसके पास वो कैरेक्टर आ गया, एक निकाल दिया तो NH2 ये 2:2 देखो ना, अब इससे निकालना ज़्यादा मुश्किल हो गया। आगे मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। प्यार है भाई, ये इलेक्ट्रॉन कितने खुशी से वो ले रहा है, मैं दे रहा हूँ बदले में क्या दे रहा है मेरे को, ठीक है ना। अगर निगेटिव है यानी वो एक्सोथर्मिक है, पॉजिटिव है सर पॉजिटिव है यानी वो एंडोथर्मिक है। क्लियर हो गया, हमेशा गैसियस स्टेट में डिफाइंड होगा, सॉलिड से ये नहीं है, डेल्टा Hg ये नहीं है, गैसियस से गैसियस में जाना चाहिए सर। नाइट्रोजन के लिए बेरिलियम मैग्नीशियम, जो बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2 में आते हैं, बेरिलियम मैग्नीशियम और इनर्ट गैसेस के लिए, और इनके लिए बस जनरली देखोगे आप कहीं ना कहीं एंडोथर्मिक होती है, ये एक्सेप्शन है ना, और बाकी जनरली एक्सोथर्मिक, यानी इलेक्ट्रॉन देंगे तो खुशी में एनर्जी देगा, बट ये सब लेना ही नहीं चाहते तो एनर्जी के साथ हमें इलेक्ट्रॉन देनी पड़ेगी, तब कहीं ना कहीं ले रहे होंगे। नॉवल गैस है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, खुशी से तो नहीं ले रहा होगा, एनर्जी में देनी पड़ेगी, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। पॉलीवैलेंट कहीं पे भी देख लो भाई, पॉलीवैलेंट आयन बना रहे हो, मतलब क्या है सर, उसको कहीं ना कहीं हम एनर्जी, मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, खुश होकर एनर्जी दिया, दूसरा का दे रहे हैं, अब तो रिपल्सन बढ़ गया, अब हमें एनर्जी बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी। देखो एक इलेक्ट्रॉन दिया, ये खुश होकर इतना एनर्जी दिया, निगेटिव था, एक्सोथर्मिक प्रोसेस था, डेल्टा Hg निगेटिव है नहीं, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, बट दूसरा इलेक्ट्रॉन दिया तो इतना हमें एनर्जी देनी पड़ी। देख रहे हो 70 था, ये कितना की पावर, यानी ये ओवरऑल कितना ज़्यादा एंडोथर्मिक हो गया। पॉलीवैलेंट हमेशा अनफेवरेबल कंडीशन, मतलब ये होता है लेना बनना ही नहीं चाहते हैं, बट फिर भी चीज़ें बनती हैं, क्यों, O2- तो एग्जिस्ट करता है ना, क्यों, क्योंकि लैटिस एनर्जी इसको कंपनसेट करता है, हाइड्रोजन एनर्जी इसको कंपनसेट कर रहा होता है। आगे कुछ नहीं है, आप ये ध्यान रखोगे कि मैग्नीशियम को हम बना रहे हैं, मान लो निगेटिव मैग्नीशियम को, तो ये बनना नहीं चाहेगा, ये एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फास्फोरस को बना रहे हैं, हाफ फील्ड है बट ये बन जाएगा, -2 बना रहे हैं, लेकिन ये क्या कर रहे हो, पॉलीवैलेंट एंडोथर्मिक होगा। आगे बढ़ते हैं सर, ये ध्यान रखोगे हमेशा, जितना मान लो मैंने एक हमारे पास एलिमेंट है, उसको उससे इलेक्ट्रॉन हम निकाल रहे हैं जबरदस्ती, तो जितनी एनर्जी दी होगी, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी इतनी होगी, उतनी हम इस इलेक्ट्रॉन को देंगे तो उतनी एनर्जी में रिलीज कर देगा, दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ M गैस इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, मतलब डेल्टा Hg ऑफ M+, ठीक है ना। इससे इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एनर्जी दिया होंगे, एंडोथर्मिक होगा, वही फिर से इलेक्ट्रॉन इसको लौटाएंगे तो उतना ही एनर्जी वो रिलीज कर देगा, ठीक है क्या, ठीक है। ये जो होता है वो इक्वल होता है माइनस डेल्टा Hg के, यानी मैग्नीट्यूड से हमें बस माइनस साइन लगा दो तो चीज़ें हो जाएंगी, बट ये 0 केल्विन पे सिर्फ होता है। अदर टेम्परेचर पे देखोगे जो एनर्जी वो रिलीज करनी चाहिए, तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करिएगा, एरोटेशनल वाइब्रेशन, ये सब मतलब हीट कैपेसिटी, वाइब्रेशनल, ट्रांसलेशनल, इन सब में यूज कर लेगा। फैक्टर्स ऑफ डेल्टा Hg, हाँ ये देखो, अगर इफेक्टिव चार्ज ज़्यादा है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज अगर ज़्यादा है, एक चीज़ ध्यान से सुनना, अगर उसकी सर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आप बोल रहे हो ज़्यादा है, मतलब क्या आप समझ रहे हो कि वो वाकई में लेना चाहता है, उसके पास एट्रैक्शन है ना, दोगे तो खुश हो गया, एक्सोथर्मिक होगा भाई, मोर एक्सोथर्मिक, मोर निगेटिव, ज़्यादा वो रिलीज करेगा। इन जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो डेल्टा Hg, जेड इफेक्टिव ज़्यादा एट्रैक्शन है सर, अगर जेड इफेक्टिव ज़्यादा है तो वाकई में वो लेना चाहता है, डेल्टा Hg उसकी ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उसकी ज़्यादा है, लेने की चाह ज़्यादा है। अगर सेल ज़्यादा है लेना नहीं चाहेगा भाई, सेल ज़्यादा है उसके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बर्डन है कि वो इलेक्ट्रॉन और ज़्यादा लेकर अपनी परेशानी बढ़ाएगा, उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम, जेड इफेक्टिव कम है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। स्टेबल है भाई, क्यों लेना, नहीं लेना, पेनिट्रेशन पावर के अंदर मान लो NS के अंदर दे रहे हो तो लेने की कोशिश कर सकता है, सोच सकता है कि हम ले। आप आगे बढ़िए, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ये देखो लिथियम दिख रहा है क्या, Li+ के पास 1s2 है, इससे इलेक्ट्रॉन निकालना इतना मुश्किल है कि ये सबसे लास्ट में आ गया, नियोन से भी ज़्यादा मुश्किल है N। अच्छा नियोन से आसान क्यों हो गया, क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी निकाल चुका, अब स्टेबल नहीं रहा ये, अब हम मतलब इसके अंदर निकालना समझ फिर हो गया, आ गया ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। नियोन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, फिर बेरिलियम और फिर आता है नाइट्रोजन, हाफ फील्ड था, ये 2s2 है ना, 2s2 है,
ये ध्यान रखोगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट में से पूछो क्या है, ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 13 में 17 में ऑक्सीजन नीचे जाने पे क्या है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो रही है, कम होती है बट ऑक्सीजन की सबसे कम हो जाती है, ऑक्सीजन की सबसे कम होती है ग्रुप के अंदर, नीचे जाने पे तो कम हो रही है जनरली, देखो ना जनरली कम हो रही है भाई, बट ऑक्सीजन की सबसे कम हो गई। बट फ्लोरीन क्लोरीन में इलेक्ट्रॉन, देखो इससे फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन निकालना क्लोरीन से ज़्यादा मुश्किल है, मानते हो मेरी बात, इसकी आयोनेशन एनर्जी ज़्यादा है, बट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में बात करें तो सर ये साइज बड़ा एकोमोडेट कर सकता है इजीली, तो क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी फ्लोरीन से, क्लोरीन की ज़्यादा है फ्लोरीन से, और फिर नीचे जाने पे क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, जो कि साइज बड़ा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे ही कम होती है ब्रोमीन, ब्रोमीन आयोडीन एस्टेटिन, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रिलेटिव प्रॉपर्टी है, यूनिटलेस है, मैं बोलूँगा यूनिटलेस है, रिलेटिव प्रॉपर्टी है, पॉलिंग स्केल के हिसाब से फ्लोरीन की हम 4.0 मानते हैं, इसको चाई से रिप्रेजेंट करते हैं, कोवैलेंट बॉन्डेड स्टेट में शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है किधर ज़्यादा खिंच रहा है, यहाँ पे देखो अगर हमारे पास डेल्टा एन ई इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा होगा तो बॉन्ड ज़्यादा, बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी सर वो ज़्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ कम होगी क्या, हाँ सर मानते हो बात। नोबल गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं होती है, इनर्ट गैसेस के लिए डिफाइंड नहीं होती है क्योंकि वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाते ही नहीं है, हाँ ये बनाता है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू आ जाती है। आगे बढ़ते हैं, ये मैं तुमको समझाना चाहता था 4.0, नीचे आने पे 3.0, इधर जाने पे 0.5, 0.5 कम करते जाओ, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, ध्यान होना चाहिए, वो पता भी है 2.1 हाइड्रोजन की, 2.1 हाइड्रोजन की 2.1, ठीक है। लिथियम, और यहाँ पे 1.0, 0.9, 0.8, 0.7, 0.7, 0.7, 0.7 नीचे आता है, और यहाँ से 3 से मल्टीप्लाई करते जाओ, 0.3 से 0.3, 0.3, 0.3, 0.3, और यहाँ पे ऑक्सीजन सल्फर इन दोनों का एक कम होता है, एक्चुअली में ऐसा भी देख सकते हो, यहाँ पे 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 0.5 से मल्टीप्लाई कर दो, या ऐसा भी आप देख लो, यहाँ से एक कम, यहाँ से एक कम, क्लियर हो गया। और नीचे आने पे ब्रोमीन की 2.85 होती है, आयोडीन की 2.55 होती है, 2.85, 2.55, क्लियर हो गया, ठीक है। एसिडिक नेचर ऑफ हाइड्रा एसिड, समझो थोड़ी सी बात को, हाइड्रा एसिड के अंदर सेंट्रल एटम डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा सर वो इतना ज़्यादा एच के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच के रखेगा, एच उतनी इजीली रिलीज हो सकता है कि H+, एस टी करेक्टर ज़्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस ज़्यादा, एस डी करेक्टर ज़्यादा, एस टी करेक्टर टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। बट नीचे आने पे देखो ना इसकी साइज बड़ी हो गई सर, ये तो और इजीली रिलीज कर देगा, ये क्यों इसके इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा, यानी डाउन द ग्रुप जाने पे अलोंग द पीरियड इलेक्ट्रॉनिक, बट डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ को, अब देखो बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है तो एस डी करेक्टर ज़्यादा था, बॉन्ड स्ट्रेंथ की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बॉन्ड स्ट्रेंथ तो इसकी ज़्यादा थी चूँकि इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस इसकी ज़्यादा थी, मैंने अभी इधर बताया था कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब डेल्टा ई एन जिसकी ज़्यादा होगी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे देखो ना आप डेल्टा ई एन ज़्यादा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, बट इसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी इसका ज़्यादा है तो इसका एसिडिक करेक्टर सबसे कम होगा, एसिडिक नेचर सबसे कम होगा, हाँ कम है, दिख रहा है आँखों से दिख रहा है भाई, बॉन्ड लेंथ कम है यानी उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यानी उसके डेल्टा ई एन ज़्यादा है, फील हो गई बात क्या, इसको ध्यान ऐसे ही रखो बस, साइज ज़्यादा है, एंड डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ आप देख लो एक बार को कि बॉन्ड लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी वो इजीली H+ रिलीज कर देगा, और इसमें वो भी नहीं ध्यान रखना ऑक्सी एसिड के लिए, तो ऑक्सी एसिड बढ़िया रखो कि जिसकी डेल्टा ई एन ज़्यादा होगी खींच के रखेगा, हाइड्रोजन रिलीज जा निकल निकल, तो देखो ना अगर अलोंग द पीरियड जाएंगे तो साइज छोटी होती है, इलेक्ट्रॉनिक बढ़ती है, हेलोजन की सबसे ज़्यादा होती है पीरियड, और नोबल गैसेस को डिफाइंड ही नहीं होती है, छोड़ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और डाउन दी ग्रुप आने पे क्या होती है, साइज बढ़ रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी काहे को बढ़े भाई, वो लेना ही नहीं चाहता, क्यों घींचेगा शेयर्ड पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है ना, इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर बढ़ रहा है ना, समझ में आ गई बात, तो नीचे आने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, तो यही अब बोला गया है एसिडिक नेचर जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम, बस ये ध्यान रखो, ये ऑक्सीडेशन, देखो ना दोनों सेम बात है ना, पॉजिटिव उतना ही लेना चाहता है, अगर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ज़्यादा है इसकी यानी वो उतना ही, समझ रहे हो, खींचेगा ना, हाँ लेफ्ट टू राइट एसिडिक करेक्टर, एसिडिक नेचर जो होता है वो इंक्रीज करता है, लेफ्ट से जब राइट हम जाते हैं तो डेल्टा ई एन बढ़ रहा है, साइज छोटी होती है, डेल्टा ई एन बढ़ रहा है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है तो एसिडिक करेक्टर बढ़ेगा क्योंकि वो खींच लेगा, एच को रिलीज कर देगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, सर साइज बढ़ रहा है क्यों खींचेगा वो, तो एसिडिक करेक्टर कम होगा, एसिडिक करेक्टर डिक्रीजेज, एच एन डिक्रीजेज, आगे बढ़ो, ये ध्यान रख सकते हो, देखो नीचे जा रहे हैं एसिडिक करेक्टर ये रहा, 2 सेकंड का पॉज देता हूँ, आप समझो भाई, नाइट्रोजन की डेल्टा ई एन ज़्यादा है,
सिंपल सी बात है, एसिडिक नेचर ज़्यादा हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ऑक्सो एसिड के लिए, हाइड्रो एसिड के लिए बस ये ध्यान रखो कि डाउन द ग्रुप जाने पे बॉन्ड लेंथ एक बार को हम देख लेते हैं, और नॉर्मली हम यही देखेंगे अलोंग द पीरियड। डाउन द ग्रुप जाने पे आप ये पिक्चर एक बार क्लियर करके रख लो अपने दिमाग के अंदर। आगे आ सकते हैं क्या, एसिडिक ऑक्साइड, एसिडिक सबसे पहले न्यूट्रल नौको नाश हुआ, नौको नाश हाइड्रो वाटर भी आ जाता है हुआ। एसिडिक ऑक्साइड नॉन मेटल की कैरेक्टर CO2 क्या है, CO2 क्या एसिडिक, वैसे ही नॉन मेटल की ऑक्साइड जनरली एसिडिक होती है। मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं जैसे डी ब्लॉक के कहीं ना कहीं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन ज़्यादा है तो नॉन मेटल वाला फीचर आ गया तो इनका भी ऑक्साइड एसिडिक होगा। बेसिक ऑक्साइड मेटल जिनका ऑक्सीडेशन +1 +2 +3 +4 है तो उनका बेसिक यानी मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं। नॉन मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक होते हैं, मतलब मेटल के ऑक्साइड जो होते हैं बेसिक होते हैं। डाउन द ग्रुप जाने पे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ता है, और मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ा यानी मेटेलिक ऑक्साइड होने की टेंडेंसी बढ़ेगी, यानी बेसिक कैरेक्टर बढ़ेगा। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इधर जाने में बढ़ता है, चूंकि साइज छोटी हो रही है, खींचने की टेंडेंसी आ रही है। मेटल की प्रॉपर्टी होती है डोनेट करने की, नॉन मेटल एक्सट्रैक्ट कर रहा है तो सर मैं पूछ रहा हूँ तो बेसिक कैरेक्टर जो इधर जाने पे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है, एसिडिक कैरेक्टर बढ़ना चाहिए, नहीं बेसिक डिक्रीज होना चाहिए। एसिडिक बढ़ रहा है, बेसिक कम हो रहा है। ठीक, एम्फोथेटिक जनाबे अली ने बेकार मन से गाया पंजाबी सॉन्ग। एथिडिक नेचर बेसिक के सबसे कम, फिर एम्फोथेटिक और फिर एसिडिक। एम्फोथेटिक वो होते हैं जो बीच के होते हैं, जो एसिडिक और बेसिक दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ख़त्म हो गया आपका चैप्टर यहाँ पे। बाय।